हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम जो है सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटर सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है सर्कुलेशन? सर्कुलेशन एक तरह का मतलब कि जब हम किसी फ्लूइड को अपनी बॉडी में फ़्लो करवाएं तो वो बेसिकली एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। और यही जो है जिसमें जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी सिस्टम को जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो उसे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। हम अगर अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो हमारे शरीर में हमारा हार्ट एक इंजन की तरह काम करता है जो ब्लड को पंप करता है। और ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेजल्स में बहता है। तो बेसिकली ये एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है और ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अब आपको पता है कि ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, बहता रहता है। और ये जो है ब्लड क्या काम करता है, खाने को लेकर के जाता है, जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, जो भी हमारा जो खाना होता है उसको जो है हमारी प्रत्येक सेल्स तक जो है लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। डिफरेंट टाइप्स के जो है हार्मोन्स, एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो है उनको जो है ये कैरी करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जितना भी जो सेल से वेस्ट निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसको भी जो है ये कैरी करता है। और जहाँ जहाँ जिसका जो है टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ तक उसको लेकर के जाता है। तो ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जो भी मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी जो बहुकोषीय जीव हैं अगर हम बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये। और अगर हम किसी एक कोश के जीव की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि अमीबा हो गया, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि ना तो उनकी इतनी बड़ी बॉडी है कि उनको जो है ज़रूरत पड़े कि सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ ले जाना है। उनकी केवल एक सेल होती है, तो वो जो है डायरेक्ट जो है एनवायरनमेंट से किसी भी चीज़ का जो है डिफिजन के थ्रू उसको आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिकली वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन डायरेक्ट एनवायरनमेंट से मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं अपने। NH3 को डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, ग्लूकोज को डायरेक्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारी बड़ी बॉडी है तो हमें जो है खाना पहुंचाने के लिए हम जैसे खाना जो खाते हैं हम, तो वो जो है पाचन तंत्र में उसका पाचन होता है। अब हमारा जो पैर का अंगूठा है या हमारी उंगलियां हैं या हमारा सर है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको खाना चाहिए, तो उसको वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि वो जो है इन सभी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ब्लड उसमें एक मीडियम का काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है? ये तो बेसिकली ये होम्योस्टेसिस जो है मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस मतलब कांस्टेंट एनवायरनमेंट, जो भी हमारा अंदर का वातावरण है उसमें चाहे पीएच को ये बैलेंस करके रखता है, आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखता है, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये इसका मुख्य काम है, पीएच को बैलेंस करना। और आयन कंसंट्रेशन, कोई आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको जो है किडनी के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर अगर बॉडी का ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वेट की फॉर्म में यानी पसीने के रूप में जो है उसको बाहर निकलवा देता है स्किन के थ्रू। तो ये सारा काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आप देख सकते हो ये हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं। फेफड़े से बेसिकली ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड से जो है ब्लड से जो है जो भी वेस्ट जो फिल्टर होते हैं वो किडनी के थ्रू जो है यूरिन के द्वारा जो है हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद जो भी अमोनिया है हमारे शरीर में, यूरिया है, सॉल्ट है, पानी है, जो एक्सेस वाटर है, और ऑक्सीजन जो है हमारी सेल्स तक पहुंचाई जाती है। और जितना भी एक्सेस वेस्ट या मटेरियल होता है या जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको दोबारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा जो है
फेफड़ों के पास ले जाया जाता है, बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको किडनी के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है हार्ट हमारा एक मेजर ऑर्गन है जो कि इंजन या मोटर की तरह काम करता है, और ब्लड एक मीडियम है जो बहता है। तो हार्ट जो है ब्लड की पंपिंग करता है लगातार, और ये जो ब्लड है ये वेसल्स के अंदर बहता है बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड जो है इसेंशियल है मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे आपको जो है लक्सर से रुड़की जाना हो तो आप क्या करोगे, बस या कोई व्हीकल का सहारा लोगे जिसके द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। अब हमारे किसी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कोई चीज़ जानी है तो उसे किसका सहारा लेना पड़ेगा, ब्लड का सहारा लेना पड़ेगा। उसको ब्लड में डालेंगे, वो ब्लड के थ्रू जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेगी। जैसे हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स जो है एक ग्रंथि से सिक्रेट किए जाते हैं और वो ब्लड के माध्यम से दूसरी ग्रंथि पर जाकर उसके ऊपर क्रिया करते हैं, एक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ओपेक फ्लूइड होता है। अब इसका कारण है ओपेक फ्लूइड मतलब थोड़ा सा जो पारदर्शी नहीं होता, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी सेल्स होती हैं, प्रोटीन्स होता है इसके अंदर, और बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो है इसके अंदर होते हैं, सेल्स होती है, प्रोटीन्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर होती हैं। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है पर्सन टू पर्सन और बॉडी टू बॉडी और डिपेंड कर सकता है कि मेल है फीमेल है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट जो है 5 to 6 लीटर जो है मेल में ब्लड होता है, और 4.5 to 5.5 लीटर जो है फीमेल की बात करें तो उसमें जो है ब्लड देखने को मिल जाएगा आपको। अब इसका रीज़न है कि मेल में क्यों ज़्यादा होता है, जो है फीमेल में कम क्यों होता है। तो इसका मेन रीज़न है टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब आपको पता है कि जो ह्यूमन मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी मतलब मनुष्य की जो बॉडी है, मेल जो होता है उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो आपको पता है कि मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो है क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन का कुछ रोल होता है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो बेसिकली मेल में जो है ब्लड इसलिए ज़्यादा होता है। दूसरे और भी कई रीज़न है कि फीमेल में जो है ब्लड कम होता है। उसका एक रीज़न बड़ा ये भी है कि जो फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, हर महीने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो उस वजह से भी उनका ब्लड काफ़ी लॉस हो जाता है, तो जिस वजह से जो है उनमें ब्लड या हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम पाई जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि मेल और फीमेल में जो है ब्लड की जो क्वांटिटी है वो वेरी करती है। एक तो फर्स्ट रीजन तो टेस्टोस्टेरोन है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेयर में। दूसरा, फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है हर महीने, जिस वजह से काफ़ी ब्लड जो है लॉस हो जाता है, तो वो भी एक कारण है। अब बात करते हैं कि जो ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, डेंसिटी यानी घनत्व जो है ज़्यादा होता है। अब पानी से ये जो है ब्लड गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है। अब इसका रीज़न है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक सब्सटेंसेज पदार्थ जो है पाए जाते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी जो है कोशिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, रुधिर प्लेटलेट्स जिनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल्स जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ेगा, उनकी मात्रा बढ़ेगी, तो ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन भी बढ़ेगा। ठीक है, आप पानी में कोई चीज़ ऐड करते जाओ कोई भी सॉलिड मटेरियल, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा गाढ़े की तरफ जाएगा। ये जैसे पानी में आप चीनी को ऐड करते जाओ तो वो क्या होगा, वो गाढ़ा होता चला जाएगा पानी। तो इसी तरह आप समझ सकते हो कि पानी में जो है बहुत सारी सेल्स हैं, और ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक है, ब्लड की बात करें हम, तो ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से वो गाढ़ा होता है।
तो ब्लड सेल्स को जैसे इंक्रीज करते हो आप तो विस्कोसिटी बढ़ती है, इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये कंडीशन कहलाती है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जिसमें आरबीसी काउंट जो है इंक्रीज होता है। ब्लड की बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन एक बार देख लेते हैं। तो लगभग 45% ब्लड सेल्स होती हैं, 55% प्लाज्मा होता है और इसमें से कुछ मात्रा जो है सीरम की भी होती है। अब प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड में से आप ब्लड सेल्स को निकाल दो, ये जो ब्लड सेल्स है इनको निकाल दो, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या है, प्लाज्मा है। ब्लड में से जो भी आपकी सेल्स हैं, सेल्स कोई भी हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, इन सभी को अलग कर दो आप, तो बाकी क्या बचा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो आप, क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो जो क्लोट की फॉर्मेशन करते हैं, रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं जो बेसिकली। प्लाज्मा में से अगर आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो तो वो बचता है सीरम। ठीक है, वो क्या बचता है, सीरम। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर आप निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। तो कहने की बात यह है कि ऑल द कंपैरिजन ऑफ सीरम एंड प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर। तो फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर पर आ रहा है। दोनों का जो कंपोजिशन है वो सेम है, प्लाज्मा भी सेम है, सीरम भी सेम है। बस फ़र्क क्या है कि सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। सीरम के अंदर क्या नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। बाकी सेम कॉम्पोजिशन जैसे प्लाज्मा का है ऐसे ही जो है सेम कॉम्पोजिशन सीरम का है, बजाय इसके कि इसके अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। इतना आप समझ लीजिए। तो सीरम आप समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट जो है क्या है प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के अंदर जो है क्या क्या कार्बनिक चीज़ें जो है पाई जाती है, ऑर्गेनिक चीज़ें जो है कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोटीन जो है मिलती है प्लाज्मा यानी ब्लड के अंदर बेसिकली। तो सबसे मेन जो प्रोटीन मिलती है इसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन मिलती है। ये एल्बुमिन प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखती है। तो क्या करके रखती है कि एल्बुमिन एक मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है हमारे ब्लड में, और ये जो है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को जो है मेंटेन करके रखती है। दूसरा, ये ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखती है और पानी को जो है ब्लड के अंदर पकड़ के रखती है। इसकी ये भी कैपेसिटी है कि ये जो है पानी को ब्लड के अंदर पकड़ के रखती है। अगर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब इस प्रोटीन की अगर ब्लड में कमी हो जाए, इन केस ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर किसी वजह से ये प्रोटीन कम हो तो उससे क्या होगा, चाहे तो वो डाइटरी डेफिशिएंसी हो, मतलब खाने में हम ये प्रोटीन हमें नहीं मिल रही है, फिजियोलॉजिकल कोई डेफिशिएंसी हो जाए किसी कारण से, या लीवर हमारा बिगड़ जाए, ठीक है, लीवर बिगड़ जाए, तो तब क्या होगा, एल्बुमिन का अमाउंट जो है अगर ब्लड में कम होगा तो हमारे ब्लड से वाटर का लॉस होगा, पानी निकलेगा और कहाँ पर जाएगा, टिश्यू लेवल पर जाएगा, और जितने भी हमारे टिश्यू हैं उनमें क्या होगा, एडिमा होगा, उत्तक में क्या होगा, सूजन आ जाएगी, पानी भर जाएगा हमारे अंगों में। ठीक है, पानी जो है भर जाएगा हमारे अंगों में। अगर जो है एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा जो है ब्लड में कम पाई जाएगी तो उस वजह से क्या होगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं रहेगी और वो वाटर लॉस होगा हमारे टिश्यू लेवल पर, और जिस वजह से जो है हमारे टिश्यू में यानी ऊतकों में क्या होगा, पानी भर जाएगा। एडिमा उस अवस्था को हम कहते हैं जब शरीर में जो है पानी की वजह से सूजन आ जाती है। तो इस प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, मेरेस्मस हो सकता है, क्वाशरकोर, दो बीमारियां हो सकती है, मेरेस्मस, क्वाशरकोर, ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी की बीमारियां हैं और ये बेसिकली जो है ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इसमें शरीर जो है सूखा और मतलब दिमागी जो है कमज़ोरी होती है एक तरह से। तो इस तरह की जो है प्रोटीन डेफिशिएंट ये कुछ बीमारियां हैं जिस वजह से जो है ये हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबिन की। तो ग्लोबुलिन जो है पाई जाती है, ग्लोबुलिन पाई जाती है, एल्बुमिन की बात कर लिया हमने, अब बात करें ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन जो है तीन तरह की हो सकती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। अल्फ़ा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन
इसमें से जो गामा ग्लोबुलिन है ये जो है एंटीबॉडीज कहलाती है, और ये एंटीबॉडी जो है इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं। इम्यूनिटी मतलब हमारी प्रतिरक्षा में कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आया हमारे शरीर पर अटैक करा उसने, और उसमें ये जो है उसको पकड़ने में मदद करती हैं बेसिकली, वहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा रोल है। तो इन्फेक्शन के दौरान इनका जो है इम्यूनिटी में रोल होता है एंटीबॉडीज़ का, जो गामा ग्लोबुलिन होती है बेसिकली। एल्बुमिन और अन्य जो ग्लोबुलिन है यानी अल्फ़ा और बीटा और एल्बुमिन, ये जो है ये जो है ये जो है क्या होता है कि जब गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज होती है, इसकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो ये अल्फ़ा बीटा और एल्बुमिन की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली कम हो जाती है, कम होती है बेसिकली। अब और क्या पाया जाता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पाई जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो सहारा देती है एक तरह से, तो ये बेसिकली एक्टिव स्टेट में होती है, लेकिन एक्टिव ये तभी की जाती है जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये हम पढ़ेंगे कि ये जो है किस में मदद करती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन पाई जाती है। और क्या पाया जाता है ब्लड के अंदर, एंजाइम्स पाए जा सकते हैं। एंजाइम्स भी कौन से, बेसिकली एमाइलेज और लाइपेज। तो ये बेसिकली एमाइलेज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, और लाइपेज बेसिकली लिपिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है। तो ये जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में जो है उपस्थित होते हैं हमारे ब्लड में। लेकिन अगर ये इनकी मात्रा बढ़ती है तो क्या हो सकता है, वो एक पैंक्रियाटिक डिजीज हो सकती है, पैंक्रियाटिक डिजीज हो सकती है। और क्या हो सकता है, क्रिएटिन काइनेस हो सकता है। और ये अगर बढ़ता है तो उससे क्या होगा कि हार्ट और लीवर डिजीज हो सकती है। और क्या होता है ब्लड के अंदर, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। ये अगर बढ़ता है तो इससे भी हार्ट और लीवर की डिजीज, मतलब ऐसा इंडिकेशन माना जा सकता है कि अगर ब्लड के अंदर, मतलब हम ये एक तरह के इंडिकेटर ले सकते हैं। इंडिकेटर कैसे कि मतलब अगर एमाइलेज और लाइपेज वैसे तो ट्रेस अमाउंट्स में पाया जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा जो है आपको ब्लड के अंदर बढ़ी हुई दिखाई देती है तो पैंक्रियाटिक डिजीज है। क्रिएटिन काइनेस की जो है मात्रा अगर आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है तो हार्ट और लीवर की डिजीज है। और क्या है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, अगर इसकी मात्रा वो जो है बढ़ी हुई दिखती है तो उससे जो है हार्ट और लीवर की डिजीज है दोबारा। एलेनिन ट्रांसएमिनेस या सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेस SGPT अगर बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर तो तब भी कौन सी डिजीज है, लीवर की डिजीज हो सकती है। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस या सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसीटेट ट्रांसएमिनेस SGOT, एसगॉट, अगर ये भी बढ़ा हुआ है तो तब भी जो है लिवर डिजीज के चांस हैं। एल्कलीन फॉस्फेटेस अगर बढ़ा हुआ है तब जो है बोन डैमेज हो सकता है। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये हमको क्लिनिकल, एक तरह के क्लिनिकल इंडिकेटर हैं बहुत सारी डिजीज़ के लिए। मतलब अगर ये बढ़ा हुआ है तो ये डिजीज़ हो सकती है, ये बढ़ा हुआ है तो ये डिजीज़ हो सकती है। जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेस अगर बढ़ा हुआ है तो बोन डैमेज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह के क्लिनिकल इंडिकेशन का काम करती हैं, कि ये हमको बताती हैं कि ये अगर ये चीज़ बढ़ी हुई है तो ये बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जैसे ये बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है, हार्ट और लीवर की बीमारी हो सकती है। तो इससे जो है काफ़ी अच्छा इंडिकेशन जो है मिल सकता है हमें। और क्या हो सकता है, लिपिड हो सकता है। लिपिड भी जो है इसकी कई सारी फॉर्म हो सकती हैं, जैसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और फ्री फैटी एसिड्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। और क्या हो सकता है, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो है ग्लूटामाइन और एलेनिन हो सकता है, और ये जो है ग्लूटामाइन सबसे ज़्यादा एबंडेंट पाया जाता है ब्लड के अंदर। और क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की बात करते हैं। अब तक बात करी ऑर्गेनिक की, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में जैसे सबसे पहले कैटायंस की बात कर लेते हैं हम। कैटायंस में कौन कौन मिल सकता है ब्लड के अंदर, तो सोडियम हमारे ब्लड के अंदर मिल सकता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, बेसिकली ये सब चीज़ें मिल सकती है। एनायंस की बात करें तो क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट। तो ये सब चीज़ें जो है हमें मिल सकती है हमारे ब्लड के अंदर।
और एक बात ये है कि जो ये बाइकार्बोनेट है SCO3-, ये जो है मेजर बफरिंग सिस्टम है ब्लड का। बफरिंग सिस्टम जो कि बेसिकली बफर का काम करता है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या इसका बफरिंग वर्क है। अब बात करते हैं सेलुलर कंपोनेंट जो है ब्लड के। सेलुलर कंपोनेंट की बात करें ब्लड के कि क्या क्या जो है सेलुलर कंपोनेंट जो है ब्लड के पाए जाते हैं, तो आरबीसी सेल्स देखने को मिल जाएगी आपको ब्लड के अंदर, जो कि मेजर कंपोनेंट है ब्लड का, और इसकी मात्रा जो है 5 × 10⁶ सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। प्लेटलेट्स जो है देखने को मिल जाती हैं, और इनकी संख्या जो है 1.5 to 4 लाख प्लेटलेट्स परसेंट जो है हो सकती है। और ये कोई सेल नहीं है, सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको, प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है, ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स है किसका, मेगाकैरियोसाइट का। तो मेगाकैरियोसाइट के जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, उसके साइटोप्लाज्म के जो टुकड़े होते हैं वो बेसिकली प्लेटलेट्स होती हैं, ये कोई सेल नहीं है। तीसरा जो है ल्यूकोसाइट, यानी जिसको हम श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, और इसको शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि कोई बाहर से अगर अटैक करे हमारे शरीर पर तो ये जो है सैनिक का कार्य करती है, इनका काम लड़ने का, ये हमको जो है बीमारी से बचाए रखती हैं। तो WBC, इनकी संख्या जो है 6000 से 7000 जो है सेल्स पर डेसीलीटर हो सकती है। न्यूट्रोफिल्स इसमें जो है मेन है, क्योंकि टोटल WBC का 70% जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं। टोटल WBC का 25% जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं, और बाकी बचे इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स, ये जो है लगभग 5% होते हैं। तो आप दोबारा देख लीजिए कि ल्यूकोसाइट में मेन कौन है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल 70% है टोटल WBC का, लिम्फोसाइट जो है 25% है टोटल WBC का। इसके बाद इओसिनोफिल है, बेसोफिल है और मोनोसाइट्स है, जो कि अप्रोक्सीमेट 5% के आसपास है। अब बात करते हैं हीमेटोपोइसिस की। हीमेटोपोइसिस क्या है? हीमेटोपोइसिस मतलब जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, कि ब्लड सेल्स का कैसे प्रोडक्शन होता है। जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, इसका प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स कैसे बनती है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। हाउ द ब्लड सेल्स will generate and that process is known as hematopoiesis। तो इसमें हमारी कई प्रकार की सेल्स बनती हैं, जैसे आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट्स बनती हैं। तो आरबीसी की प्रोडक्शन को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो ये ब्लड सेल्स कहाँ से डेराइव्ड होती हैं, कहाँ से जो है बनती हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, HSC इसको बोलते हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बेसिकली ये जो है एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, और इसमें एक क्षमता होती है कि ये विभिन्न तरह की ब्लड सेल्स को बना सकती है। तो सारी जो ब्लड सेल्स हैं वो सारी की सारी जो है कहाँ से बनती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है बेसिकली ये। अब कहाँ पर हेमेटोपोइसिस जो है चलता है, मतलब कहाँ पर जो है ब्लड सेल्स बनती हैं, तो ये भी जो है थोड़ा सा वेरी करता है। हमारी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के अनुसार जो है ये भी चेंजेस होता रहता है। तो बात करते हैं कि वैसे तो अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें, एक वयस्क मनुष्य की बात करें, चाहे फिर उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, तो हमारा जो हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस है, मतलब ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती है, अस्थि मज्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा जो है उसमें जो है ब्लड सेल्स बनती हैं। अब डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के अनुसार जो है ये चेंज होता रहता है। जैसे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है, भ्रूणी अवस्था जो होती है, वहाँ पर जो है जो ब्लड का, मतलब जो ब्लड सेल्स जो बनती हैं वो यॉर्क सैक के अंदर बनती है। फिर फीटल जो स्टेज होती है, फीटस, छोटा बच्चा जो माता के गर्भ में होता है, वहाँ पर जो है लीवर में सबसे ज़्यादा बनती है सेल्स, उसके बाद स्प्लीन में सबसे ज़्यादा बनती है, उसके बाद लिम्फ नोड। तो लीवर में बनती है, स्प्लीन में बनती है और लिम्फ नोड में बनती है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा बाहर आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो इसके बाद फिर जो है हेमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। और
एडल्ट्स वयस्क मनुष्य में और डेथ तक ये जो है बोन मैरो में चलता है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, हमारी हड्डियों के अंदर जो है अस्थि मज्जा बेसिकली पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। तो हमारी जो ये कंकाल तंत्र है, हमारी जो बोन्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो बोन्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट एज में। तो ये आप ग्राफ देख सकते हो जैसे वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है बेसिकली उसके अंदर जो बोन मैरो होता है। और स्टर्नम जो हमारी हमारी चेस्ट की जो आगे की जो हड्डी होती है, स्टर्नम उसको बोलते हैं। रिब्स, ये हमारी जो पसलियाँ जो फेफड़ों को आगे से कवर करके रखती है पसलियाँ, इसमें जो है होता है ये बोन मैरो। फीमर हमारी जो लॉन्ग बोन्स है बेसिकली, और ये सारी की सारी इनके अंदर जो है बोन मैरो पाया जाता है। तो आप देख सकते हो ये कोई पर्सन है, इसका एग्जांपल ले 20 ईयर से 80 ईयर तक, ठीक है। तो जो परसेंटेज है सेलुलरिटी की, एचएससी की, हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स की जो सेलुलरिटी की परसेंटेज है वो जो है किस तरह से जो है ड्रॉप होती है। तो पहला जो है वर्टिब्रा है, उसके बाद जो है स्टर्नम है, उसके बाद जो है रिब्स है, उसके बाद जो है फीमर है, उसके बाद जो है टीबिया है। तो इस तरह से ये जो है इन ऑर्गन्स में, इन ये जो लॉन्ग बोन्स है इनमें जो है 20 साल तक बनती है। उसके बाद जो है जो काम रहता है बोन मैरो का वो बेसिकली चलता रहता है किसके अंदर, रिब्स के अंदर चलता रहता है, और स्टर्नम के अंदर चलता रहता है, और सबसे लास्ट तक जो है वर्टिब्रा के अंदर चलता रहता है। यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो बोन मैरो है वो सबसे लंबे समय तक काम करता है, हमारी डेथ तक जो है काम करता है वो। अब ये जो लॉन्ग बोन्स हैं, ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स है फीमर और टीबिया, फीमर और टीबिया, ये जो हमारी लॉन्ग डिस्टल बोन्स है, इसमें दो एंड होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड में जो है सेलुलरिटी जो है बढ़ी हुई होती है, जो इसका शुरुआती जो एंड होता है प्रॉक्सिमल एंड, उसमें सेलुलरिटी की जो सेलुलरिटी मतलब एचएससी की जो एचएससी सेल्स की संख्या जो है ज़्यादा होती है, जबकि जो डिस्टल एंड में जो है सेलुलरिटी की जो संख्या है वो कम होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो स्टेम सेल्स की संख्या जो है कम होती जाती है। तो एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 स्टेम सेल्स। इसका कारण है कि रेप्लिकेटिव सेनेसेंस, वो हम पढ़ेंगे रेप्लिकेटिव सेनेसेंस क्या है। इसी वजह से जो है हमारी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की संख्या है वो एज के अनुसार धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और इस वजह से जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो भी धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे जो है वो कम होती चली जाती है। तो अब इनमें एक कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप को सेल्फ रिन्यू भी कर सकती हैं, सेल्फ रिन्यूअल भी कर सकती हैं। ये डिवाइड होती हैं, ये कोई हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, ये कोई हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, और ये जो है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या कर रही है, इसमें डिवाइड हो गई, और इसमें डिवाइड होने के बाद ये फर्दर डिवाइड होगी, और इसमें से जो है एक सेल जो है दोबारा ये जो है सेल्फ रिन्यू भी कर देगी इसको। इसके बाद एचएससी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है एचएससी, ये डिवाइड हुई और इसने अपना सेल्फ रिन्यूअल भी कर लिया, अपने आप को खुद बना लिया। अब ये डिवाइड होकर के दो बेसिकली मेजर ग्रुप्स में बढ़ जाती है, कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स। कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स और कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स आगे चल करके अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो है किस किस को बनाएगी, ये मेगा कैरियोसाइट्स को बनाएगी। मेगा कैरियोसाइट्स बेसिकली इसके जो है साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स टूटते हैं, इसके जो है टुकड़े टूटते हैं, जिस वजह से जो है प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। जो प्लेटलेट्स आप ब्लड में देखते हो ना, और सुनते हो कि उस पेशेंट की जो है प्लेटलेट्स काउंट जो है कम पड़ गया, तो वो कैसे बनती है, वो मेगा कैरियोसाइट से बनती है। और मेगा कैरियोसाइट्स किससे बनती है, कॉमन माइलॉइड
प्रोजीनेटर सेल से बनती है। और ये बेसिकली जो है किससे बनती है, HSC से बनती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है। उसके बाद क्या बनती है, मास्ट सेल्स बनती है। मास्ट सेल्स बेसिकली जो है इसका रोल इम्यूनिटी में होता है, वो हम पढ़ेंगे। और क्या बनता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं इसको। ये फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में चेंज होता है, उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट में चेंज होता है। लेट नॉर्मोब्लास्ट जब ये स्टेज आती है तो उसमें जो है इसके न्यूक्लियस को बाहर फेंक दिया जाता है। इसके न्यूक्लियस को बाहर फेंकने के बाद रेटिकुलोसाइट्स बनती हैं, रेटिकुलोसाइट्स बनती हैं और ये रेटिकुलोसाइट्स जो है ब्लड में छोड़ दी जाती हैं। इसके बाद जो है माइलोब्लास्ट बनती है, माइलोब्लास्ट बनती है। माइलोब्लास्ट को हम जो है सर्कुलेशन के अंदर नहीं देख सकते हैं। ये जो माइलोब्लास्ट हैं, ये माइलोब्लास्ट कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए उसको ग्रेन्यूलेटेड साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसलिए इनको जो है ग्रेनुलोसाइट्स भी कहा जाता है। किन किन को, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स, इनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलेटेड होने के कारण इनको जो है ग्रेनुलोसाइट्स भी कहा जाता है। और मोनोसाइट्स इनसे बेसिकली बनती है। इन मोनोसाइट्स आगे चल कर के ये मैक्रोफेजेस को बनाती है, जो कि फैगोसाइटोसिस के लिए वर्क करता है। फैगोसाइटोस करता है, कोई भी बैक्टीरिया को खा जाता है एक तरह से। और बनती है माइलॉइड डेंड्रिटिक सेल्स। इन सभी का रोल जो है इम्यूनिटी में होता है। अब बात करते हैं कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स, इनसे क्या बनता है। कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर सेल्स जो है ये भी दो तरह की सेल्स बनाती है, लिम्फोब्लास्ट और लिम्फॉइड डेंड्रेटिक सेल्स। तो वहाँ भी माइलॉइड डेंड्रेटिक सेल्स बनी, यहाँ भी लिम्फॉइड डेंड्रेटिक सेल्स बनी। अब ये लिम्फोब्लास्ट जो है प्रो लिम्फोब्लास्ट में, लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होती है। प्रो लिम्फोसाइट्स जो है जब बनती हैं उससे जो है लिम्फोसाइट्स बनती है और एनके सेल्स बनती है। एनके सेल्स का मतलब है नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये भी बाहर से आए हुए किसी बैक्टीरिया को या पैथोजन को, रोगजनक किसी प्राणी को जो है मारने का काम करती हैं। और लिम्फोसाइट्स दो तरह की होती है हमारी, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स इनका नाम इसलिए है, बी सेल जो है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है बोन मैरो में इसकी ट्रेनिंग होती है। और टी सेल्स इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो है थाइमस में जो है मैच्योरेशन होता है। बी सेल का बोन मैरो के अंदर ही मैच्योरेशन कर दिया जाता है, जबकि टी सेल का जो मैच्योरेशन बनती है बोन मैरो के अंदर है, लेकिन इसका मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, इसका मैच्योरेशन होता है थाइमस के अंदर। तो समझ में आ गया आपको। अब आरबीसी प्रोडक्शन के दौरान जो है क्या होता है, अगर इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब हमारे खाने में फॉलिक एसिड की मात्रा अगर कम पड़ती है, तो हम जो है नॉर्मोब्लास्ट को सर्कुलेशन के अंदर नहीं देखेंगे क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी है। और बड़ी साइज की जो न्यूक्लिएटेड सेल्स है जिनको मेगालोब्लास्ट कहा जाता है, वो हमें जो है दिखाई देंगी। और ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कैपेबल नहीं है। आपको पता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी सेल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसका कलर जो है लाल होता है, ब्लड का कलर लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो आरबीसी सेल्स है उसका कलर लाल होता है। तो जब अभी इसने क्या कहा कि अगर फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड की अगर कमी होगी तो वो जो नॉर्मोब्लास्ट हैं उनको सर्कुलेशन में नहीं देखा जाएगा, और वो सर्कुलेशन में नहीं दिखेंगी तो लार्ज साइज की न्यूक्लिएटेड सेल्स जिनको जो है मेगालोब्लास्ट कहते हैं वो दिखेंगी। और ये जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती तो उसमें जो है उस पर्सन में जो है खून की कमी होगी, यानी एनीमिक कंडीशन होगी, एनीमिया जिसको बोलते हैं कि खून की कमी है। तो उस एनीमिया को क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऐसा पर्सन जिसमें फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी के होने के कारण जो है नॉर्मोब्लास्ट जो है दिखेंगी सर्कुलेशन में, कैन बी सीन इन सर्कुलेशन, कैन बी सीन इन सर्कुलेशन। तो वो जो है सर्कुलेशन में दिखाई देंगी, और सर्कुलेशन में दिखाई देने की वजह से लार्ज साइज की न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है बनती है, जिस वजह से जो है उनको मेगालोब्लास्ट कहते हैं। और ये मेगालोब्लास्ट जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कैपेबल नहीं होती, इसलिए इस
कमी को जो है क्या बोला जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इस पर्सन में जो है खून की कमी होगी, यानी बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट उसमें सही तरीके से नहीं होगा। अब किसी को अगर विटामिन B12 की कमी है, भाई अभी तक तो हमने बात करी फॉलिक एसिड की कमी है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है अगर, और ये जो डेफिशिएंसी है, ये कमी जो है, या तो खाने में हम B12 की मात्रा जो है कम हो हमारे, या फिजियोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो जाए जिस वजह से जो है विटामिन B12 की मात्रा जो है कम पड़ जाए। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो सकता है कि हमारी जो स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती है, हमारा खाना जो है जैसे हम खाते हैं मुंह से हमारा खाना जो है इसोफेगस के थ्रू होता हुआ जो है हमारे स्टमक में जाता है, जो सबसे पहला ऑर्गन है जहाँ पर जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का। और वहाँ पर जो है सेल्स होती हैं जिनको पैराइटल सेल्स होती हैं। अगर ये पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाए तो उससे क्या होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये कमी हो सकती है फिजियोलॉजिकल, कि हमारी स्टमक की पैराइटल सेल्स ही डैमेज हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि हम खाने में ही B12 नहीं ले रहे हैं, तो वो एक कमी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, अब मैंने जैसे बताया कि पैराइटल सेल्स जो है डैमेज है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब पैराइटल सेल्स काम क्या करती है, पैराइटल सेल्स का काम क्या है कि ये HCl को सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि हमारे अंदर एसिड है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड है, सब बात करते हैं कि हमारे अंदर एसिड है, या आयुर्वेदा में ऐसे बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं बेसिकली, और जठराग्नि बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, HCl की वजह से होती है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। क्या कैसे रिलीज करती है पैराइटल सेल्स, एक तो HCl को सिक्रेट करती है, रिलीज करती है, और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। और ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करके विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, विटामिन B12 के बेसिकली। तो पैराइटल सेल्स का बहुत बड़ा जो है इसमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में योगदान है। तो अगर ये डैमेज है, पहला केस तो ये हो सकता है कि ये डैमेज हो, ठीक है, तो उसमें विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रिलीज़ नहीं होगा, HCl का रिलीज़ नहीं होगा ढंग से, और जिस वजह से जो है वो विटामिन B12 के साथ बाइंड नहीं होगा और वो उसका जो है एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हम खाने में जो है विटामिन B12 की मात्रा कम करते, तो उससे भी जो है इसकी कमी हो जाएगी। तो पैरेटल सेल डैमेज है जिस वजह से जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है कम रिलीज होगा, और एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन B12 का कम होगा, और इस वजह से जो है क्या हो सकता है, इस वजह से भी खून की कमी हो सकती है। इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया। ठीक है, तो दो तरह के एनीमिक पोजिशन कंडीशन देखी हमने। एक तो देखा हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दूसरा हमने देखा पेरिनियस एनीमिया। एक में कमी थी फॉलिक एसिड की, दूसरे में कमी थी विटामिन B12 की। तो दोनों कमियों में अलग अलग तरह के एनीमिक कंडीशन जो है हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो विटामिन B12 और ये फॉलिक एसिड है, ये काम क्या करते हैं, मतलब इनका काम क्या है, ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, सहकारक की तरह काम करते हैं। ये मदद करते हैं RBC के प्रोडक्शन में बेसिकली। तो अगर इनकी कमी होगी तो विटामिन B12 की कमी है तो पेर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, विटामिन B12 की कमी है तो पेर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, फॉलिक एसिड की कमी है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अब कोफैक्टर की तरह काम करते हैं किसके लिए, DHF रिडक्टेस के लिए, जो कि बेसिकली थायमिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और अगर फोलिक एसिड जो है कम होगा तो थायमिन सिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। थायमिन सिंथेसिस के वजह से जो है सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, सेल साइकिल रुक जाएगी। जो सेल साइकिल है, कोशिका विभाजन है, वो रुक जाएगा, और इस वजह से जो RBC का जो मैच्योरेशन होना था, परिपक्वन होना था, वो बीच में ही रुक जाएगा। और मैच्योर RBC मतलब अपरिपक्व RBC जो है हमारे ब्लड के अंदर आएगी, जिसको जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं हम बेसिकली। तो ये जो अपरिपक्व RBC है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। अब कौन कौन से विटामिन है जो RBC के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, एक तो विटामिन B12 है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सल, फॉलिक एसिड। तो ये कुछ विटामिन्स हैं जो बेसिकली RBC के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये अगर डाइटरी डेफिशिएंसी हो
या तो हम खाने में इनको कम लें, या हमारे शरीर में कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज हो जाए जिस वजह से जो है इनका एब्जॉर्प्शन रुक जाए, तो उस वजह से जो है आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा, और उस वजह से जो है उस पर्सन में एनीमिक पोजीशन या एनीमिक कंडीशन देखी जा सकती है। डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के विटामिन की कमी है, तो इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अब आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी किस तरह की सेल्स होती है। आरबीसी की शेप जो है कैसी होती है, सर्कुलर बाइकनकेव होती है, ये आप देख सकते हो सर्कुलर बाइकनकेव है। इससे क्या होता है, बाइकनकेव सर्कुलर शेप होने की वजह से क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले फ़ायदा तो कि इसका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छी बात है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। अब देखते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है, इसको मैंने यहाँ पर देख रखा है, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो है किस तरह की प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है एक प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी बैंड 3, दूसरा हो सकता है ग्लाइकोफोरिन, और ये जो है आपस में जुड़े हुए हैं एंकायरिन से, और यहाँ पर स्पेक्ट्रिन है और साइटोस्केलेटल फिलामेंट है एक एक्टिन। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये बेसिकली आरबीसी की शेप को मेंटेन रखता है। ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट स्पेक्ट्रिन के द्वारा, एंकायरिन के द्वारा बैंड 3 प्रोटीन से और यहाँ पर ग्लाइकोफोरिन से जुड़े हुए हैं, और ये एक्टिन नेटवर्क या मेसवर्क जो है आरबीसी की शेप को बनाए रखता है। जैसे हमारा कंकाल तंत्र हमारी शेप को बनाए रखता है ना, हमारे आकार को, ऐसे ही सेल के अंदर भी जो है बहुत सारा नेटवर्क जो है पाया जाता है साइटोस्केलेटल फिलामेंट का। जैसे कि इसमें जो है एक्टिन का है, एक्टिन फिलामेंट का नेटवर्क जो है पाया जाता है, और वो जो है आरबीसी की शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है आरबीसी की, तो इसमें जो है बैंड 3 है, ग्लाइकोफोरिन है, और क्या हो सकता है ग्लूट1। तो बैंड 3 की बात करें तो ये एक एनायनिक एक्सचेंजर है। ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को बाहर निकालेगा और क्लोराइड आयंस को सेल के अंदर लेगा। ठीक है, तो एनायनिक एक्सचेंजर का काम क्या है कि ये जो है आरबीसी सेल से बाइकार्बोनेट को बाहर निकालेगा प्रोटीन, और क्लोराइड आयंस जो है अंदर जाएंगे इस प्रोटीन के द्वारा, इस प्रोटीन के द्वारा बाइकार्बोनेट बाहर और क्लोराइड आयन अंदर। इसके बाद ग्लाइकोफोरिन ये क्या काम करता है, ये जो है ग्लाइकोसाइलेशन को इंक्रीज करता है। ग्लाइकोसाइलेटेड जो बेसिकली उससे जो है इंक्रीज हो जाता है, और एक तरह से जो है हाइड्रेटेड सरफेस जो है आरबीसी को मिलती है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म का जुड़ना। ये जो है ये यहाँ पर ये जो इनके सींग से दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जो है ग्लाइकोसाइलेशन हुआ है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर ग्लूट1 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाया जाता है, बेसिकली ग्लूट1 पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के भी कई सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूट1, ग्लूट2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वो जो है ऑर्गन टू ऑर्गन जो है अलग अलग मतलब पाए जा सकते हैं कि ग्लूट1 यहाँ है, ग्लूट3 यहाँ है, तो इस तरह से जो है अलग अलग देखे जा सकते हैं। तो ग्लूट1 बेसिकली इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन जो है आरबीसी की, उसके अंदर अभी तक तो बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, अभी तक हमने क्या बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कौन सी प्रोटीन है, बैंड 3 है और ग्लाइकोफोरिन है। और अब हम बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर, ये जो सेल है इसके अंदर जो है कौन सी प्रोटीन्स जो है बेसिकली पाई जा रही हैं। तो साइटोसोलिक प्रोटीन कौन कौन सी है, हीमोग्लोबिन जो है बेस मुख्य प्रोटीन है वहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट अबंडेंट साइटोसोलिक प्रोटीन है। और क्या पाया जाता है इसके अंदर, एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के लिए, पेंटोस फास्फेट पाथवे के लिए, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर ग्लूटाथायोन रिडक्टेस और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेस, जो कि बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, सबसे पहले मैंने बात करी कि हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल्स के अंदर होता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है। दूसरा, इसका ये एक पिगमेंट है, इसका कलर रेड होने की वजह से पूरी सेल का कलर रेड होता है, और पूरी सेल का कलर रेड होने की वजह से जो है ब्लड का कलर हमें रेड दिखाई पड़ता है। तो उसका कारण कौन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की बात करें अगर हम, तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा इसके अंदर और क्या होता है,
इसके अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स होते हैं, पेंटोस फास्फेट पाथवे के एंजाइम्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट को करने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे ग्लूटाथायोन रिडक्टेस और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेस। ये क्या करते हैं, जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं उसको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।